वेलकम टू बेसिक केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी एंड व्हाट इज एंथैल्पी करने वाले। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? इट इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली so that all the changes occurring in the process can be exactly reversed। क्या मीनिंग है इसका? कह रहा है कि जितने भी जो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो इनफाइनाइटली स्लोली आ रहा है, कि बहुत माइन्यूट चेंज आ रहा है, और जितने भी चेंज हो रहे हैं वो एग्जैक्टली रिवर्स बैक भी हो सकते हैं। एंड द सिस्टम रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम्स। कह रहा है कि जैसे जैसे वो इनफाइनाइटली चेंज हो रहा है उस टाइम पे भी सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम पे है, एंड द ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। कह रहा है कि और जो ड्राइविंग फोर्स है इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए, वो बहुत थोड़ी सी ज्यादा है। इनफाइनाइटली ग्रेटर का मतलब है बहुत कम ही ज्यादा है किससे? ड्राइविंग फोर्स से। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हमने एक एग्जांपल लिया, आइडियल गैस लिया हमने एक पिस्टन के अंदर, तो हम समझते हैं कि व्हाट इज रिवर्सिबल, इसका मीनिंग क्या है और इरिवर्सिबल का क्या मीनिंग है। देखो, हमारे पास ये गैस इस सिलेंडर के अंदर ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, हमने इसके ऊपर क्या रखा हुआ? वेट। इसको बोल दिया इनिशियल स्टेट 1। अब क्या हुआ? इस स्टेट के ऊपर कुछ प्रेशर था P1 और इसका वॉल्यूम था V1। मैंने सडनली क्या किया, ये हाफ kg के वेट थे, मैंने दो वेट्स को रिमूव कर दिया। जैसे ही मैं दो हाफ kg के वेट्स को रिमूव करूंगा, ये जो पिस्टन है सडनली क्या होगा? एक्सपेंड करेगा और ये फाइनली इधर चला जाएगा। अब क्या हुआ? जैसे ही मैंने वेट किया, ये सडन एक्सपेंशन था, तो अब फाइनली और थोड़ी देर के बाद जब हमने देखा तो ये पिस्टन यहां पे जाके रुक जाएगा। यहां पर क्या होगा? जो P एक्सटर्नल था, जो आउटसाइड प्रेशर था, और जो P2 था वो क्या हो गया? सिंक। तो अब इससे ज्यादा नहीं जा रहा। तो मैंने क्या देखा कि ये जो स्टेट 1 था और ये कैसी है? स्टेट 2। तो यहां पर जब मैं पीवी डायग्राम बनाता हूं, यानी कि मैं इस स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, स्टेट 1 और 2 को, किस पे? एक ग्राफ पे। तो यहां पर मेरी जो ये वाई एक्सिस है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक्स एक्सिस किसको कर रही है? वॉल्यूम। तो मैंने बोला कि ये जो डॉट है, ये डॉट क्या कर रहा है? ये डॉट रिप्रेजेंट स्टेट एट इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्योंकि यहां पे ना तो प्रेशर चेंज हो रहा है, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना ये अप जा रहा है, ना डाउन। ऐसी जो फाइनल स्टेट है, यहां पर भी इसका प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, सब कुछ, इसमें अंदर कोई चेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो कह रहा है कि ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर इसका जो P1 और V1 वॉल्यूम था, ये क्या? स्टेट 1। यहां पर क्या है? प्रेशर P2 कम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो ये P2 V2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी कैन रिप्रेजेंट, तो पीवी डायग्राम पे हम, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है पीवी डायग्राम क्या? वी कैन रिप्रेजेंट ओनली इक्विलिब्रियम स्टेट ऑन पीवी डायग्राम। अगर मेरे पास एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी स्टेट को मैं, क्योंकि जब वो इक्विलिब्रियम है तो उसका ना तो प्रेशर चेंज हो रहा है, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना टेम्परेचर। ये हमने 2 डायमेंशन में लिया। यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी फिक्स होगा T1, यहाँ पे भी इसका क्या होगा? T2। तो अगर मैं एक और डायमेंशन बनाता तो आपकी तरफ बनाता, तो हम 3 डायमेंशन बनाना फेवर नहीं करते, हम 2 डायमेंशन। अभी मैंने मान के चला कि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो पीवी डायग्राम पे हम केवल इक्विलिब्रियम स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने 2 स्टेट किया, जो इन बिटवीन था, जब सिस्टम इज नॉट एन इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं था? क्योंकि सडनली राइज हुआ तो मेरा प्रेशर मुझे नहीं मालूम कि किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के ऊपर कि मेरा क्या प्रेशर था, क्या वॉल्यूम, क्योंकि वो यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हमें नहीं पता किस फ्रैक्शन के ऊपर कितना प्रेशर था या किस टाइम पे, या उसका कितना वॉल्यूम था। तो इन स्टेट को मैं, ये जो बीच में जो स्टेट आई, जब वो यहां से यहां गया, तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहां पर हमने केवल क्या किया है? रिप्रेजेंट ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। जब हम केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उस सिस्टम को या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को मेरे को क्या बनाना है? रिवर्सिबल बनाना है। तो क्या किया? वी हैव रिमूव दिस वेट, जो हाफ kg के वेट थे उसको हमने किससे रिमूव कर दिया? सैंड से। अब देखो, अभी भी इसका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम कितना था? V1 ही माना, इनिशियल स्टेट। अब नाउ हम क्या करेंगे? वी विल रिमूव 1 सैंड एट ए टाइम, एंड अब जब मैंने एक सैंड पार्टिकल को रिमूव किया तो प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल सेट अप वेरी क्विकली, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट क्या होगा? जब एक सैंड को हटाऊंगा तो जो बाहर का एक्सटर्नल पीक होगा वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली स्लोली क्या होगा? इनफाइनाइटली अमाउंट में कम होगा, बहुत ज्यादा
कम नहीं होगा, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में कम होगा, तो उससे क्या होगा, जो मेरा प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा, जब ये पिस्टन स्लाइटली ऊपर जाएगा तो करेक्टिव एंड द सिस्टम सेट अप वेरी क्विकली एंड द सिस्टम विल बी सेट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कहेंगे जब एक सैंड रिमूव करेंगे तो सिस्टम उसी टाइम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और वी कैन सेंड इट स्टेट 2, और उस टाइम को हमने इसको क्या बोल दिया, स्टेट 2। फिर मैं क्या करूँगा, एक सैंड को रिमूव करूँगा और उस टाइम पे फिर प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत क्विकली क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा और उसको बोल देंगे स्टेट 3। तो ऐसा करते करते हम फाइनली यहां तक जाएंगे जब मेरा प्रेशर P2 हो जाएगा और वॉल्यूम V2। तो देखो ये इनिशियल स्टेट थी, ये मेरी फाइनल स्टेट थी जब मेरा P2 V2 है फाइनल। तो अब मैंने क्या किया, जब एक सैंड रिप्रेजेंट किया तो वो एक डॉट यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डॉट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो स्टेट एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर मैं सैंड को वापस डाल दूं तो वो वापस आ जाएगा और ये यहां से यहां पे आ जाएगा। फिर मैंने एक और सैंड को रिमूव किया तो यहां पर एक और डॉट दिखा देंगे कि उसको बोल दिया स्टेट 3। फिर ये ऐसे स्टेट 4 5 6, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंड अगर मैं बोलता पार्टी का है तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यहां पर हम क्या दिखाएंगे, उसकी स्टेट्स का। तो यहां पर क्या हो गया, here we perform a process that leaves the system close to equilibrium। तो यहां पे या आर्बिट्रेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम कह रहे हैं कि यहां पे जब हम एक एक सैंड को रिमूव कर रहे हैं तो थ्रू आउट जो मेरा प्रोसेस, जो मेरा यहां पे सिस्टम है वो सभी जगह इक्विलिब्रियम पे, एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। इसको हमने क्या बोला, क्योंकि मैंने सभी स्टेट्स को पीवी डायग्राम पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस। वी कैन रिप्रेजेंट एवरी स्टेट ऑफ द सिस्टम इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। हम इनिशियल फाइनल स्टेट के साथ साथ जितने भी बीच की उसकी हमारी स्टेट्स आती है सभी को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। यही चीज हमने लिखी है कि जो मेरा प्रोसेस होगा इनफाइनाइटली कैसा होगा, स्लोली होगा। तो ये बिल्कुल स्लोली हो रहा है एंड ऑल द चेंजिंग इन द प्रोसेस कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स। अगर मैं अब माइन्यूट, अब मैं यहां से स्टार्ट करूं, एक एक सैंड को डालता रहूं वापिस से, तो ये वापिस से मैं सभी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि जब दूसरा ये हटाया तो मैंने स्टेट बोला था, एक पर्टिकुलर प्रेशर था। ऐसे ही अब जब मैं वापस से सैंड को वापस इस पे पुट करूंगा तो मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रेशर आएगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम आएगा, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द सिस्टम विल रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा क्योंकि हम इक्विलिब्रियम को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग क्या है, मेरा अंदर वाला गैस का प्रेशर, और ये बाहर वाला क्या था मेरा, ये जो मेरे पास क्या है, ये इनफाइनाइटली स्लो ग्रेटर, बिल्कुल थोड़ा सा ये अंदर वाला जो प्रेशर था ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ था क्योंकि बाहर एक सेंट कम हो गया तो थोड़ा सेंट, तो ये इनफाइनाइटली जो अंदर वाला प्रेशर है ये इनफाइनाइटली क्या है, ग्रेटर था। अगर हम ये जो डेफिनेशन है हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आता है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो जनरली डेफिनेशन के अंदर ये 5 पॉइंट बन जाते हैं क्या, कि जो मेरे पास जो इरिवर्सिबल प्रोसेस था इसके अंदर क्या था, रिवर्सिबल क्या था, इट्स कैरी आउट इनफाइनाइटली स्लोली, ये स्लोली होता है। ये कैसा था, फास्ट, जैसे ही वेट हटाया ये फाइनल पोजीशन पे चला गया, लेकिन वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हुआ, ये एक ही स्टेप। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, इरिवर्सिबल के लिए अगर हम लिखें, इरिवर्सिबल की हम बात करें यहां पर, तो इरिवर्सिबल के अंदर क्या हो गया, इट अकर्स रैपिडली। यहां पर अगर रिवर्सिबल की कहेंगे तो क्या होगा, इट अकर्स स्लोली एंड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सेकंड क्या है, ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स, जो अंदर वाला प्रेशर वो ज्यादा हो गया था बाहर वाले के पीएक्स में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। वहां पे क्या होगा, जो ड्राइविंग फोर्स इज नॉट मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, किसमें, रिवर्सिबल में। फिर रिवर्सिबल में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। रिवर्सिबल में ऐसा होता है, लेकिन रिवर्सिबल में क्या होगा, सभी स्टेट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो वहां पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट ऑल स्टेट अलोंग विद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। फिर क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस अकरिंग इन नेचर आर इरिवर्सिबल। हमारे जो प्रोसेस जितने भी यूनिवर्स में हो रहे हैं, नेचर में हो रहे हैं, वो सब इरिवर्सिबल है। और ये एक्चुअली जो रिवर्सिबल प्रोसेस है थ्योरेटिकल है, ये कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस कोई हो ही नहीं सकता और ना ही हमारे पास है। फिर क्या हुआ, द वर्क ऑब्टेन इज नॉट मैक्सिमम। हमारा रिवर्सिबल जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो वर्क ऑब्टेन होता है वो मैक्सिमम नहीं होता, लेकिन क्या हुआ, जो रिवर्सिबल होता है उसके अंदर हम बोलते हैं कि हमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे कैन गो ऑन प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, दे आर रिवर्सिबल बोला है तो इसमें दे कैन गो इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ये स्टेट 1 से 2 में जा सकता है, 2 से 1 में जा सकता है।
तो ये लास्ट पॉइंट था। अब इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। सो नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? तो फॉर एवरी स्टेट वी डिफाइन ए न्यू वेरिएबल कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अभी तक हमने देखा कि वेदर हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल, हम उसकी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीवी डायग्राम पे। जब हमने स्टेट बोला तो हमने स्टेट को बोल दिया, स्टेट को एक मैंने न्यू वेरिएबल दे दिया u1, और हमने इसको बोल दिया कि अगर ये स्टेट एग्जिस्ट करेगी तो इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, और वो क्या होगी? u1। अगर एक स्टेट 2 है उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं पीवी डायग्राम पे, तो उसकी एक इंटरनल एनर्जी होगी, वो क्या होगी? u2। तब ये इंटरनल एनर्जी है क्या? तो इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ पार्टिकल। तो कह रहा है कि ये वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन से रिलेशनशिप रखती है, यानी कि उनके रैंडम मोशन से रिलेटेड है। रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जनरली जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये रैंडम मोशन गैस मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा होता है, फिर कम हमारे लिक्विड्स में होता है, और सबसे कम किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। इट इज इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक क्यों बोला? क्योंकि जो हम एटम मॉलिक्यूल्स उनको देख नहीं सकते हैं, और ये इनविजिबल, जब उनको देख नहीं सकते तो क्या बोला? इनविजिबल। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में डिफरेंस ही होता है कि मैक्रोस्कोपिक को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या थी? प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर हम मेजर कर सकते थे। हमारे पास एक सिस्टम होता था, उस सिस्टम के अंदर हम उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? इसके अंदर एक पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक बना, किससे था? अलग अलग पार्टिकल। तो ये पार्टिकल क्या है? ये पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। अब एक पार्टिकल है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? इट इज इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो ये एक एटम है, इसकी एनर्जी का सम प्लस इसका सम, इसका जब हम सभी एटम्स और जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी को मैंने सम कर दिया, तो मेरे पास आया इंटरनल एनर्जी। या मैं बोल सकता हूं सिंपली गैस क्या? इट इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अगर ये गैस कैसी है? मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक का मतलब उसमें एक ही एटम, हीलियम है, He एग्जिस्ट करता है, O2 नहीं हो सकता, CO2 नहीं हो सकता, NO2 नहीं हो सकता। मोनोएटॉमिक का मतलब एक ही एटम हो जिसके अंदर। तो क्या बोला? अगर मेरे पास मोनोएटॉमिक गैस है तो वो मोनोएटॉमिक एक ही पार्टिकल, मान लिया कि मेरे पास ये गैस है, सिंगल एटम है, तो ये क्या हो सकता है? ना तो ये रोटेट कर सकता है, ना ये स्ट्रेच हो सकता, तो ये केवल क्या करेगा? ये मूव ही करेगा। तो इस जब मोशन को ऐसा होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, आइदर एक्स में, वाई में, जेड में, बिटवीन एक्स वाई में। तो क्या होगा? तो कह रहा है कि अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके पास क्या होगी? ये मोनोएटॉमिक गैस है, तो ये क्या करेंगे? मूव करेंगे। मूव करेंगे तो क्या होगा? कुछ काइनेटिक एनर्जी से करेंगे। तो कह रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, क्योंकि ये एक ही मोशन शो कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो कह रहे हैं इसका सम क्या होगा? इंटरनल एनर्जी। तो जनरली इंटरनल एनर्जी होता क्या है? दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर मेरे पास लाइक CO2 मॉलिक्यूल्स होता तो क्या करता है? वो मूव तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर सकता है? वो स्ट्रेच कर सकता है। जो CO बॉन्ड है मेरे पास, जो हमारे पास बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, ऐसे CO2 बॉन्ड है, ये बॉन्ड मेरे पास क्या हो सकते हैं? स्ट्रेच हो सकते हैं। स्ट्रेच होगा तो ये आगे या पीछे ऐसे जा सकते हैं। अगर जाएगा तो मैं बोलूंगा इसके अंदर क्या है? वाइब्रेशनल मोशन है। रोटेशन का मतलब क्या होता है? कि ये अपनी जगह पे ही रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। तो यहां पर क्या हो गया? अगर मेरे पास पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो वहां पर इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? सम ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम। अगर मेरे पास प्योर लिक्विड और सॉलिड है तो वहां पे ट्रांसलेशनल, ये इंटरनल एनर्जी क्या होगी? क्योंकि वहां पे सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इज एसोसिएटेड विद इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि लिक्विड और सॉलिड्स के अंदर हमारे पास जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलता है। तो कह रहा है कि उसका सम हमारे पास क्या देगा? इंटरनल एनर्जी। हम एक एग्जांपल करते हैं, लाइक एक मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर वो स्टेशनरी रखा हुआ है, तो हमें उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर वो मैंने किसी हाइट पे रखा तो उसके अंदर क्या होगा? कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अगर हम, ये क्या था जिसको हमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, इसका मतलब ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये जो सिस्टम बन गया, ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। लेकिन जब हम
स्कोप के लेवल पे जाएंगे तो हमें पता है कि ये वाटर है, H2O से बना है, H2O मॉलिक्यूल से, तो ये एक मॉलिक्यूल अगर मैं बोल देता हूं तो ये क्या कंटिन्यूस मूवमेंट करते हैं, लेकिन हमें इनकी मूवमेंट दिखाई नहीं देती, वो हमें स्टेशनरी दिखाई देता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये क्या कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं। अगर मूवमेंट करेंगे तो इनकी अपनी अपनी एनर्जी, कोई किसी डायरेक्शन में कर रहा है, कोई किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये क्या हो गया, तो ये जो इसकी सभी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या बनाता है, एक पार्ट बनाता है किसका, इंटर एनर्जी। लेकिन इसके साथ यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता नहीं होता तो फ्रीली गैस की तरह बाहर चला जाता है, लेकिन अंदर, इसका मतलब इनके बीच में क्या है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या हो गया कि जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर क्या हो गया, इस वाटर मॉलिक्यूल जो हमने ग्लास लिया, इसके अंदर जो इसकी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली है, जो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी मूवमेंट वाली, क्योंकि अब ये जो मूवमेंट कर सकते हैं ये ट्रांसलेशनल कर सकते हैं, रोटेशनल कर सकते हैं और वाइब्रेशन। तो तीनों का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इसके लिए टोटल क्या बनाएगी, इंटरनल एनर्जी। अब हमें एक चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान में रखनी वो रखनी है, ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, देखो बच्चे, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर कम है तो इंटरनल एनर्जी कम है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। क्या हुआ, अब हम देखते हैं क्या मीनिंग है इस बात का। अब देखो, अगर मेरे पास केवल मोनोएटॉमिक गैस होता, हम जनरली मोनोएटॉमिक और आइडियल गैस लेके चलते हैं कंटेनर में, जितने भी हम कंटेनर लेंगे फिटेड विद ए पिस्टन, तो जनरली तो वहां पे क्या होगा, जब मेरे पास वहां पर मोनोएटॉमिक गैस लिया तो केवल एक ही मोशन दिखा सकता है, काइनेटिक एनर्जी, कौन सा, ट्रांसलेशनल वाला। और उसी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम मेरे को क्या देता है, इंटरनल एनर्जी। तो अब ये क्या हुआ, देखो, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब सम भी ज्यादा होगा, सम ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेरे पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती किस पे, टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। ये भी हम इसके बाद देखने वाले हैं कैसे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, हमें पता उतनी ज्यादा स्पीड, जितनी ज्यादा उस एटम्स और मॉलिक्यूल की क्या होगी, स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या हो गया, तो ये डिपेंड करती केवल टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी। सेकंड क्या हुआ, अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है और उनका टेम्परेचर सेम है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी इंटरनल एनर्जी सेम होगी? क्यों, अभी तो हमने बोला कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अगर 3 ऑब्जेक्ट थे ए, बी और सी, और तीनों का टेम्परेचर क्या है, सेम, तो क्या तीनों की इंटरनल एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट? देखो, ये मैंने एक गैस मॉलिक्यूल लिया, इसमें मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक गैस थी ये मेरे पास, से हाइड्रोजन। फिर मैंने क्या लिया, एक CO2 लिया, पॉलीएटॉमिक गैस। तो क्या हुआ, इस मोनोएटॉमिक के अंदर केवल एक ही मोशन होता है, वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा, ट्रांसलेशनल मोशन, एक ही मोशन दिखा सकते हैं। लेकिन पॉलीएटॉमिक में क्या, देखो इनका टेम्परेचर सेम रखा मैंने, दे हैव द सेम एवरेज टेम्परेचर से 40 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, अब जो पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल थे लाइक CO2, इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन तो है लेकिन इसके अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल भी है। मैंने एक लिक्विड भी लिया, वाटर, तो वाटर के अंदर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी थी, उसका काइनेटिक मोशन, उसमें ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन भी था, और उसमें क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। देखो क्या हुआ, जब मैंने बोला कि उसका टेम्परेचर सेम है तो इसका कहने का मतलब यह है कि उसकी इंटरनल एनर्जी सेम नहीं है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, मान लिया, हाँ डिपेंड करती है, और जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और वो जो इंटरनल एनर्जी देखो यहां पर वो क्या करे, और हमने यहां पे बोला वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है अगर मोनोएटॉमिक है। तो कह रहा है कि यहां पर हमारे पास जितना ज्यादा अगर टेम्परेचर सेम है तो इस मोनोएटॉमिक का जितना ट्रांसलेशनल मोशन होगा उतना ही मेरा ट्रांसलेशनल मोशन होगा किसमें, पॉलीएटॉमिक में, और उतना ही जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, यानी कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, वो सेम होगी तीनों केस में। टोटल एनर्जी सेम नहीं है, इसमें ये इंटरनल एनर्जी है, इसके अंदर टोटल इंटरनल एनर्जी इतनी है, सेम टेम्परेचर, इसमें इंटरनल एनर्जी इतनी है। लेकिन अगर टेम्परेचर सेम है तो उसका जो एक पार्ट है, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, तीनों का जो मोशन है, एंड काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की, वो क्या रहेगी, इससे
उम्मीद करता हूं यहां पे समझ में आया कि अगर हमारे पास टेम्परेचर सेम होता है तो इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होती, क्यों? बट उसका जो एक काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल मोशन के, तीनों में वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऐसा क्यों होता? अब हम देखते हैं। देखो हमने क्या किया, 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने 1 ग्राम कॉपर लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें तो हमारे पास पोटेंशियल से ज्यादा है हमारे पास, ये हमने दिखा दिया इस तरीके से। कॉपर में कम दिखा है, वाटर में ज्यादा, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम, स्पेसिफिक हीट कॉपर की होती है 0.097 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब हमें क्या है, अगर मैं इसका स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि अगर मेरे को इसका 1 ग्राम टेम्परेचर राइज करना है, 1 ग्राम 0 से 1 डिग्री ले जाना है, तो मेरे को इतनी हीट देनी पड़ेगी कैलोरी में, और इसको करना है तो मेरे को कितनी करनी पड़ेगी? 1। तो ये नियरली क्या हो गया? 10 टाइम। देखो अब मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज किया, कितने से राइज किया? 1 डिग्री। इसका मतलब मेरा टेम्परेचर दोनों में 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर मेरा टेम्परेचर सेम हो गया तो हुआ क्या? तो ये बोल रहा है since temperature is same so their kinetic energy will be same, that is what temperature measure। टेम्परेचर केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ही मेजर करता है। जो ये हमने काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर कर दिया, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या बोल रहे हो बच्चे, जैसे इन दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ 1 डिग्री, तो हमें केवल एक ही चीज पता चली कि उसके अंदर जो दोनों के अंदर जो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की वो क्या हो गई? सेम हो गई। लेकिन अब दोनों को जब 1-1 डिग्री की, तो मैंने हीट इसको ज्यादा दी है, इसको कम दी है 1-1 डिग्री से। क्यों करने को दिए? क्योंकि जो ज्यादा डिग्री दी है वो मेरी कहां चली गई? पोटेंशियल एनर्जी को राइज करने में। क्योंकि जो मैंने हीट दिया वो हीट यहां पे मिली, मेरे इस मोशन का काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में लगी, लेकिन और कुछ हीट मेरी गई यहां पर, इसके दूसरे पोटेंशियल एनर्जी में गई हमारे पास। लेकिन यहां पर जो हमने हीट दिया 10 टाइम्स क्यों दिया? क्योंकि उसका 9 टाइम्स तो क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में लग गया। क्योंकि टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा तो ये एनर्जी सेम होगी, तो इसको भी तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए जितनी इसको दी थी। तो लेकिन उसमें से कुछ पार्ट किसमें चला गया था? पोटेंशियल एनर्जी में। इसलिए हमने क्या किया, फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर मोर एनर्जी विल बी एड इन पोटेंशियल एनर्जी। और सेकेंडली क्या है, तो वी हैव टू गिव 10 टाइम्स मोर हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बोथ बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे यहां पर हमें ये समझ में आना चाहिए, या हमें ये दिमाग में रखना एक पॉइंट कि जो टेम्परेचर है ये केवल काइनेटिक एनर्जी को बताता है ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ये टेम्परेचर को याद रखो, अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, जो ट्रांसलेशनल मोशन है, वहां पे जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो क्या होगा? ज्यादा। अगर ट्रांसलेशनल मोशन कम हो गया, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, तो टेम्परेचर कम हो गया। और अब ये जो टेम्परेचर, जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल, यही हमारे पास डायरेक्टली, इसका अगर मैं सम कर देता हूं, इसका मैं सम कर देता हूं, तो ये बताता है मेरे को इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। क्योंकि इसके अंदर वो कुछ होता ही नहीं है, केवल एक ही चीज है। जब मैं बोलता हूं क्या कि अगर 2 गैस थी ए और बी, दोनों का मेरा क्या है? टेम्परेचर सेम है। मैं टेम्परेचर सेम बोलूंगा तो इसका मतलब क्या? उनका जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल वो क्या हो जाएगी? सेम। दोनों की जो स्पीड है मूवमेंट ट्रांसलेशन मोशन की वो क्या हो जाएगी? सेम। अगर वो मोनोएटॉमिक की थी तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? सेम। अगर दोनों मोनोएटॉमिक नहीं है तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी एक की कुछ एनर्जी उसके रोटेशनल या वाइब्रेशनल में चली जाएगी। So now we see how internal energy is related to temperature. There is a relation U equals to 3/2 kT. K is Boltzmann constant. और 3/2 kT is the kinetic energy per molecule. This is the kinetic energy per molecule. इसका एक अलग डेरिवेशन है, ये हमारी गैसियस स्टेट के अंदर भी आता है। और n इज द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। अगर ये एक मोलिक्यूल की एनर्जी, अगर हमारे पास n मोलिक्यूल हो गए तो हम उसको उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम इंटरेस्टेड नहीं होते टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में, तो हमारे पास क्या हो गया? दिस n इंटू के,
N इंटू के इज इक्वल्स टू आर, दैट इज गैस कांस्टेंट। तो हमने इसको लिखा 3/2 RT। ये क्या है, अगर एक मोल के लिए अगर मेरे पास n मोल होंगे तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा 3/2 nRT, और ये दिस इज इक्वल्स टू ये nRT या PV क्या होता है हमारे पास आइडियल गैस में हमें पता है PV इक्वल्स टू RT। अगर n मोल होते हैं तो PV इक्वल्स टू nRT। तो सेम यहां पे हमने nRT की जगह क्या लगा दिया PV, तो ये दिस इज 3/2 PV। और अभी हमने देखा था क्या कि जब हम लोगों ने अपना PV डायग्राम बनाया, PV डायग्राम, तो हम लोगों ने अपने सभी पॉइंट्स क्या किए थे, सभी स्टेट्स इस PV डायग्राम पे राइट डाउन कर दिया था। तो यहां पर जो PV है ये एक्चुअली हो क्या, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन ए गैस। तो हमने पहले बोला था कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या बताता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांसलेशनल, क्योंकि भी यहां पर जो गैस है हम किसके कंसीडर करें, मोनोटॉमिक। अगर मेरे पास पॉलीएटॉमिक गैस होगी तो U इक्वल्स टू F/2 nRT। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वहां पे रोटेशनल और वाइब्रेशनल क्या आ जाएंगे, मोशंस आ जाएंगे। तो अब यहां पर हम देखते हैं, इट मींस एट ए गिवन पॉइंट इन PV डायग्राम वी हैव सर्टेन इंटरनल एनर्जी। ये बात हमने अभी बोली थी सेम जो यहां पे हमने रिप्रेजेंट कर रखी है, क्योंकि जितनी भी स्टेट हम PV पे दिखाएंगे, जो भी स्टेट है हम केवल इक्विलिब्रियम स्टेट ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उस इक्विलिब्रियम स्टेट की हमने एक एनर्जी फिक्स की थी U1, और अगर दूसरी स्टेट है तो क्या कर दिया था U2। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आ गया, क्योंकि इस इंटरनल एनर्जी को मैं PV की टर्म में रख सकता हूं, और ये PV एक इंटरनल एनर्जी जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस स्टेट से गए U1 से U2 जाए तो क्या होगा, देखो तो यहां से इसी को मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अगर हम डेल्टा U, अगर U1 से U2 जाए तो मेरे पास क्या आएगा डेल्टा U। ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब मैं U1 से कहां पे गया U2, तो ये क्या हो गया डेल्टा U, चेंज। अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम दो वेज इसको चेंज कर सकते हैं। पहला क्या है, आइदर वी हैव टू डू वर्क ऑन ए गैस, हम गैस पे वर्क करेंगे तो ये चेंज होगा। सेकंड, अगर हम वर्क नहीं करना चाहते तो वी हैव टू पुट दिस गैस ऑन हॉट ओवन। अगर हम हॉट ओवन पे रखेंगे इट गेट्स हॉटर, अगर वो हॉट होगी तो क्या होगा, इट्स टेम्परेचर विल गो अप। अगर टेम्परेचर जाएगा तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी गो अप। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है T पे, क्योंकि R कांस्टेंट है तो क्या है टेम्परेचर, और टेम्परेचर राइज जब होगा जब उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। और जब हम हीट कर रहे हैं इसका मतलब हम उसके अंदर क्या दे रहे हैं, हीट इनपुट। इस हीट इनपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, क्यों। तो ये दो वे हैं, आइदर हमें वर्क करना पड़ेगा गैस पे, या हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, उसको हीट इनपुट देना पड़ेगा, तभी हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, ये पॉइंट याद रखना, गैस, क्योंकि और कौन सी गैस, मोनोटॉमिक, क्योंकि वहां पर केवल काइनेटिक एनर्जी होती, वो भी ट्रांसलेशनल, और काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर हमारा फिक्स है तो इंटरनल एनर्जी फिक्स है, इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इफ टेम्परेचर इज नॉट चेंज, इंटरनल एनर्जी इज नॉट चेंज इन केस ऑफ गैस। तो हमने एक रिलेशन निकाला कि जो डेल्टा U है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी, हीट इनपुट, चेंज इन हीट पे, और क्या है, वर्क पे। जो वर्क किस पे, डन ऑन द सिस्टम या डन बाय द सिस्टम। अब हम रिलेशन देखेंगे, ये क्या डेल क्यू, हमने सिंबल लगाया डेल, डेल क्या स्मॉल चेंज को, अगर मैंने ज्यादा चेंज लाया तो मैं क्या करूं, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज हीट इनपुट एंड दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम और डन बाय द सिस्टम। नाउ हम देखते हैं कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसी को मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल देता हूं। दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसकी डेफिनेशन इसके बाद में देखेंगे। डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये एक्सप्रेशन अभी हमने पहले किया था। अगर मेरे पास फ्रिक्शनलेस पिस्टन था और एक गैस थी मेरे पास एक सिलेंडर में, और मेरा P एक्सटर्नल स्लाइटली लेस था किससे, P इंटरनल से, तो मेरे पास एक्सपेंशन हुआ था गैस का बाय dl, ये डिस्प्लेसमेंट था। तो हमने बोला था अब इस पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो क्या है, इसके ऊपर कितना प्रेशर था और कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। तो मेरे पास यहाँ पे वर्क आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या था F इनटू dl, क्योंकि डिस्प्लेस हुआ था। और ये क्या था, फोर्स क्या था, P एक्सटर्नल इनटू A, एरिया क्या, A क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से वैल्यू पुट अप की तो P A into dl क्या हो गया, इट्स स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dV, तो del W इक्वल P dV और W इक्वल क्या है, P del V। तो लेकिन हमने उसी टाइम देखा था कि इसका साइन दे देते हैं, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो नेगेटिव साइन, अगर डन बाय द सिस्टम तो क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन।
तो अब अगर इसकी W की वैल्यू इसकी तरफ पुट अप करें तो मेरे पास क्या बनेगा, del U इक्वल्स टू Q माइनस P del V। तो क्या मतलब है, कह रहे इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो मेरे पास डेल्टा V क्या होगा, अगर सिस्टम ने वर्क किया तो ये पहले इनिशियल वॉल्यूम V1 था, तो यहाँ पर ये इनिशियल ये वॉल्यूम कितना हो गया V2, तो मेरे पास वॉल्यूम में क्या हो गया चेंज, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ये टर्म कैसे आ जाएगी माइनस की, तो मेरे पास Q में से माइनस होगा, लेकिन मेरा Q फिक्स, हम Q को चेंज नहीं कर रहे। अगर ऐसा किया तो मेरे पास क्या होगा, देखो इफ वर्क ने सिस्टम ने वर्क किया, अगर सिस्टम ने वर्क किया एक्सपेंशन का तो हमने इसको बाहर से एनर्जी नहीं दी, तो जब काम करेगा सिस्टम तो कुछ एनर्जी कंज्यूम हो, यहाँ पर एनर्जी केवल मोनोटोमिक गैस है तो उसके पास एक ही एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी है, वो भी कौन सी है, ट्रांसलेशनल मोशन की। जब वर्क करेगा तो उसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और हम बाहर से एनर्जी क्यों दे नहीं रहे हैं, तो वो कहां से कंज्यूम करेगा, अपनी खुद की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब उसने कुछ यूज कर ली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन रखता है टेंपरेचर के साथ, अगर ये डिक्रीज हो गया तो टेंपरेचर भी क्या हो गया, डिक्रीज, अगर टेंपरेचर डिक्रीज तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। अगर सिस्टम वर्क करेगा और हम बाहर से एक्सटर्नल कोई हीट या उसको एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तो ऑलवेज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। फिर सेकंड केस था, यहाँ पे डेल्टा यू क्यू प्लस पी डेल वी, अगर सिस्टम के ऊपर काम होगा, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा तो मेरा डेल्टा वी क्या हो गया, नेगेटिव, यहाँ पे डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज हो, सिस्टम पे काम हो रहा है तो मेरे पास उसको एनर्जी, सिस्टम पे सिस्टम काम नहीं कर रहा है, काम करता तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब आपको कोई काजू पिस्ता बादाम खिलाए तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि आपके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर आपसे काम लिया जाए, काम करवाएंगे 4 घंटे 5 घंटे तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो सिस्टम पे काम होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कौन सी एनर्जी, ये सेम काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी है। अगर ये इंक्रीज होगी तो उसका टेंपरेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर इसका टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन, ये सॉरी आईई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, दिस इज इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या है, इफ वी गिव Q, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हम इसको नीचे से हीट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको एनर्जी दी। ये क्या केस बता रहा है कि इफ वी गिव Q बट फिक्स द पिस्टन। अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये सिलेंडर था, ये ऊपर वेट रखा हुआ है, इसके अंदर था, अब हम नीचे से इसको हीट कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं। अब हीट करेंगे तो हम Q, यानी कि हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीटिंग किया तो हमने हीट सप्लाई किया, Q दिया। जब Q दिया लेकिन इसका वॉल्यूम हमने एक्सपेंड नहीं करने दिया, तो वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होगा तो डेल्टा V 0, तो P डेल्टा V 0। तो अब देखो क्या हुआ, जब हमने हीट दिया, हीट हमें पता है जब हम हीट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो टेंपरेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेंपरेचर के साथ रिलेशन रखता है, और टेंपरेचर इंक्रीज तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फिर हमारे पास एक लास्ट केस आता है, देखो अब सिस्टम ने काम किया, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सेम यही केस है। अगर सिस्टम काम करेगा तो मेरे पास क्या होगा, उसकी एनर्जी डिक्रीज होनी थी, उसका टेंपरेचर भी क्या होना था, डिक्रीज। लेकिन अब हम उसके साथ साथ क्या करें, उसको हीट कर रहे हैं। देखो सिस्टम ने पहले ये काम किया था, ये केस था, अब उसने एक्सपेंशन तो किया लेकिन मैं नीचे से क्या कर रहा हूं, हीट। यानी कि यहां पर क्या है, इफ वी गिव हीट, इफ वी गिव Q हीट टू द सिस्टम, देन दिस टेंपरेचर डिक्रीज विल बी कंपनसेटेड बाय Q। देखो क्या मीनिंग है बच्चे, कि जब सिस्टम ने काम किया तो उसने कुछ अपनी एनर्जी लगाई, अब उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से उसका टेंपरेचर डिक्रीज होना था, और टेंपरेचर डिक्रीज होना था तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होनी थी, डिक्रीज। बट यहाँ पर हमने केस लगा दिया कि हम Q सप्लाई कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं साथ के साथ। अब हीट करने से क्या देंगे हम उसको, टेम्परेचर दे रहे हैं। जब हम हीट करते हैं तो क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। इसका मतलब कि जो उसने काम किया, जितना काम करने की वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, उतना ही टेम्परेचर हम उसको हीट करके दे रहे हैं। इसका मतलब है जब उसने काम करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी उसका टेम्परेचर T था, जब वो काम कर चुका है तब भी उसका टेम्परेचर T है, क्योंकि जो लॉस हुआ टेम्परेचर का हमने एक्सटर्नल हीट से दे दिया, हीटिंग से दे दिया। अब वो ऐसा हो गया कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो उसके मॉलिक्यूल्स की थी पहले भी उतनी थी, बाद में भी। अगर वो सेम है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये क्या रहेगा, जीरो, ये फिक्स रहेगा। तो ये था हमारे पास इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। याद रखेंगे बच्चे, जो ये इंटरनल एनर्जी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि मेरी बॉडी में कितनी इंटरनल एनर्जी है, कि मेरी बॉडी में कितनी एनर्जी है।
या और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी, इस गैस के अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी, हम उसका केवल चेंज मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब हमें केवल पता चलेगा कि मेरे पास अभी एनर्जी x है, मैंने कुछ काम किया, वर्क किया, मैंने मैकेनिकल वर्क किया, फिर मेरी एनर्जी आएगी तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, तो हमें क्या पता चलेगा, मैंने कितना काम किया वो क्या बता देगा, वो वैल्यू दे देगा कि डेल्टा U U2 माइनस U1 है, तो हमें पहली और फाइनली पता चले कि मैंने काम किया उतनी मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसका मतलब डेल्टा U किसके चेंज आ जाएगा, इक्वल्स टू जितना मैंने काम किया, यानी कि हम बता सकते हैं कि कितना डिक्रीज हुआ है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर एनर्जी कितनी है। हम ये बता सकते हैं कि उसकी कितनी डिक्रीज हुई है या इंक्रीज, इसलिए हम ऑलवेज डेल्टा U निकालते, कभी भी U इक्वल्स टू Q प्लस W नहीं निकालते और ना ही निकाल सकते।